Students, today we will start commercial farming, class 8th, chapter 4. In commercial farming, crops are grown and animals are reared for scale in market. कॉमर्शियल फार्मिंग में मार्केट में एक बहुत बड़ी अमाउंट में एनिमल्स और कॉमर्शियल सिर्फ सेलिंग पर्पज़ से क्रॉप्स को ग्रोन किया जाता है, यानी अपनी रिक्वायरमेंट्स के लिए, नीड्स के लिए इसका प्रोडक्शन नहीं किया जाता, सिर्फ मार्केट बेस होता है प्रोडक्शन ये. The area cultivated and the amount of capital used in the large, most of the work is done by machines. Chemicals, farmings included commercial grain farming, mixed farming and plantations agriculture. अब इस कई बहुत बड़े एरिया में बहुत ज़्यादा हमें कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है और इसके साथ ही हमें मशीन्स की ज़रूरत पड़ती है. कॉमर्शियल जो फार्मिंग होती है वो मशीन्स के द्वारा ही कंप्लीट की जाती है, क्योंकि ये छोटे मोटे प्लॉट्स में नहीं बल्कि एक बड़े एरिया को लेके कल्टीवेटेड की जाती है. इन कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर कॉमर्शियल पर्पज. Wheat and maize are common commercial grown grains. Major areas where commercial grain farming is practiced and temperate grasslands of North America, Europe and Asia. अब हम बात करें कॉमर्शियल ग्रेन की, तो वो सिर्फ कॉमर्शियल पर्पज़ से ही होता है, हमारे अपने रिक्वायरमेंट्स के लिए नहीं. उसमें टू मेन क्रॉप्स हैं आपकी, वीट एंड मेज, जो कि सबसे बड़ा एरिया है जो इसका, वो आपके नॉर्थ अमेरिका के टेम्परेट ग्रासलैंड है. यहाँ पे सबसे ज़्यादा वीट एंड मेज का प्रोडक्शन होता है. एंड यूरोप है, एशिया ऑल्सो. दीज एरियाज आर स्पर्सली पॉपुलेटेड विद लार्ज फॉर्म्स स्प्रेडिंग ओवर हंड्रेड्स ऑफ हेक्टेयर्स. अब ये एरियाज़ कैसे हैं? स्पर्सली पॉपुलेटेड हैं और इसके साथ ही 100 ऑफ हेक्टेयर्स में इसके फॉर्म्स, लार्ज फॉर्म्स स्प्रेड हैं. चलिए, सेवियर विंटर्स रेस्ट्रिक्ट द ग्रोइंग सीजन्स एंड ओनली ए सिंगल क्रॉप्स कैन बी ग्रोन. यहाँ पे सिर्फ सिंगल क्रॉप्स ही ग्रो की जाती है. इन मिक्स्ड फार्मिंग हैड लैंड इज यूज्ड फॉर ग्रोइंग फूड एंड फॉडर क्रॉप्स. मिक्स्ड फार्मिंग में क्या होता है कि फूड के लिए भी हम ग्रो करते हैं एंड एनिमल्स के लिए भी, यानी फॉडर क्रॉप्स भी करते हैं. एंड रियरिंग लाइव स्टॉक, यानी उसमें पशुपालन भी करते हैं. साथ में मिक्स इतनी चीज़ें होती हैं, फूड एंड फॉडर क्रॉप्स एंड रियरिंग लाइव स्टॉक्स. ओके, चलिए. इट इज़ प्रैक्टिस इन यूरोप, ईस्टर्न यूएसए, अर्जेंटीना, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका. प्लांटेशंस, बागान, बड़े बड़े बागान होते हैं, चाय बागान, कॉफ़ी के बागान और आपके रबर के बागान, तो वही प्लांटेशंस आर टाइप ऑफ कॉमर्शियल फार्मिंग. ये भी कॉमर्शियल फार्मिंग का एक टाइप है. वी आर सिंगल क्रॉप ऑफ टी, कॉफ़ी एंड शुगर कैन, कैस्यू, रबर, बनाना और कॉटन आर ग्रोन. यानी यहाँ पे सिंगल क्रॉप्स होती है बिल्कुल विद लाइन में, और एक ही फसल होती है. टी है, कॉफ़ी है, शुगर कैन है, कैश्यू है, रबर एंड बनाना और कॉटन. लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल आर रिक्वायर्ड. इसके लिए लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर, यानी कि मज़दूरों की श्रमिकों की बहुत बड़ी मात्रा में ज़रूरत पड़ती है और कैपिटल की भी रिक्वायरमेंट होती है. द प्रोड्यूस में बी प्रोसेस्ड ऑन द फर्म इटसेल्फ और इन नियर बाई फैक्ट्रीज. अब जो इसकी प्रोसेस होती है वो या तो इसके बहुत पास फर्म होती है या फैक्ट्री के पास ही ये प्रोड्यूस होती हैं, इस तरह की जो भी टी, कॉफ़ी, शुगर कैन प्लांटेशंस होते हैं. द डेवलपमेंट ऑफ ए ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज थस एसेंशियल फॉर सच फार्मिंग. और इस तरह की डेवलपमेंट के लिए एक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है, बहुत ही एसेंशियल थिंग है इस चीज़ के लिए. तो मेजर plantations are found in the tropical region of the world. Rubber in Malaysia, coffee in Brazil, tea in India and Sri Lanka are some examples. Major crops में a large variety of crops are grown to meet the requirement of the growing population. Crops also supply raw material for agro-based industries. Major food crops are wheat, rice, maize and millets. Jute and cotton are fiber crops. Important beverage crops are tea and coffee. यानी ये मेजर क्रॉप्स हैं जो एंटायर वर्ल्ड में डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में, रीजन्स में प्रोड्यूस होती हैं, ग्रोन की जाती हैं. तो नंबर 1 पे है राइस. राइस इज़ द मेजर फूड क्रॉप्स ऑफ द वर्ल्ड. इट इज़ द स्टेपल डाइट ऑफ द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स. जो राइस है एक स्टेपल डाइट्स है, यानी मोस्टली लोग इसको
यूज़ करते हैं खाने में। तो हाई ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल, इसके लिए ज़रूरत पड़ती है हाई ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल की। इट ग्रोज बेस्ट इन एलुवियल क्ले सॉइल विच कैन बी रिटेन वाटर, ये एलुवियल सॉइल में होती है जो कि रिटेन कर लेती है वाटर को, अपने में ऑब्जर्व करके रखती है। चाइना लीड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस फॉलोड बाय इंडिया, जापान, श्रीलंका एंड इजिप्ट। चाइना में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, उसके बाद इंडिया का नंबर है, फिर जापान है, श्रीलंका एंड इजिप्ट। इन फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशंस, इसकी फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशंस एज इन बंगाल, वेस्ट बंगाल, हमारे इंडिया में इसकी फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशंस हैं वो वेस्ट बंगाल में है, बांग्लादेश में। एंड टू थ्री क्रॉप्स आर ग्रोन इन अ ईयर, 2 से 3 फसल एक साल में यहाँ पे ग्रोन की जाती हैं। Wheat requires moderate temperature and rainfall during growing season and bright sunshine at the time of harvest. Wheat रिक्वायरमेंट के लिए हमें मॉडरेट टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। मॉडरेट मीन्स ना बहुत ज़्यादा हाई ना बहुत लो, बीच का मिडिल का मॉडरेट होना चाहिए इसके लिए क्लाइमेट आपका। रेनफॉल एंड ग्रोइंग सीजन्स एंड ब्राइट सनशाइन, जब इसके हार्वेस्टिंग का टाइम होता है उस समय सनशाइन होना चाहिए ब्राइट। इट थ्राइव्स बेस्ट इन वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल, लोमी सॉइल में ये सबसे अच्छी ग्रो अप करती है। वेट इन ग्रोन एक्सटेंसिवली इन यूएसए, कनाडा, अर्जेंटीना, रसिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। इन इंडिया इट इज़ ग्रोन इन विंटर, इंडिया में ये विंटर के सीजन में ग्रोन की जाती है। मिलेट्स, दे आर ऑल्सो नोन एज कोर्स ग्रेन, मोटा अनाज। मिलेट्स होते हैं आपके मोटा अनाज होते हैं, जो कि आजकल नाउडेज ये सिर्फ एनिमल्स के लिए यूज़ होते हैं। एशियन टाइम में पीपल्स खाते थे इसको, आज भी बहुत से लोग पसंद करते हैं कोर्स ग्रेन और उसकी रोटी खाना पसंद करते हैं। कैन बी ग्रोन ऑन लेस फर्टाइल एंड सैंडी सॉइल्स, ये बहुत ही कम फर्टाइल में और सैंडी सॉइल्स में ग्रो अप हो जाती है। इट इज़ ए हार्डी क्रॉप्स दैट नीड लो रेनफॉल एंड हाई टू मॉडरेट टेम्परेचर। अब इसके लिए क्या है, मिलेट्स के लिए बहुत ज़्यादा रेनफॉल की वर्षा की ज़रूरत नहीं होती है, और जो टेम्परेचर है वो आपका मॉडरेट टेम्परेचर इसके लिए ज़रूरत पड़ती है। और एडिकेट रेनफॉल, जो वर्षा होती है लो होती है वो एडिकेट होती है, पर्याप्त होती है, जिसमें मिलेट्स में आपकी 3 क्रॉप्स आ जाती हैं, ज्वार, बाजरा एंड रागी। ये बहुत ही कम, जो लेस फर्टाइल लैंड होती है उस पर आसानी से ग्रोप हो जाती है, और इसमें बारिश की ज़्यादा मात्रा भी नहीं ज़रूरत पड़ती है पानी की। अदर कंट्रीज़ आर नाइजीरिया, चाइना एंड निगर। ओके, नेक्स्ट है आपकी मेज़। मेज़ रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर, रेनफॉल एंड लॉट्स ऑफ सनशाइन। मेज़ के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है मॉडरेट टेम्परेचर की, यानी इसमें भी ना ज़्यादा हाई ना लो रेनफॉल, मॉडरेट रेनफॉल, और बिल्कुल चमकता हुआ सूरज होना चाहिए, सनशाइन होना चाहिए। इट नीड्स वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल्स, इसके लिए ज़रूरी बिल्कुल फर्टाइल सॉइल होनी चाहिए। मेज इज ग्रोन इन नॉर्थ अमेरिका, ब्राज़ील, चाइना, रसिया, कनाडा, इंडिया एंड मेक्सिको। कॉटन, कॉटन रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल। इसके लिए कॉटन के लिए क्या कंपलसरी है, हाई टेम्परेचर होना चाहिए और लाइट रेनफॉल यानी हल्की बारिश होनी चाहिए। एंड 210 फर्स्ट फ्री डेज, 210 बिल्कुल फर्स्ट फ्री डेज होने चाहिए, यानी कोहरा नहीं होना चाहिए आपका, बिल्कुल साफ दिन होने चाहिए, ब्राइट सनशाइन होना चाहिए इसके लिए, जो रिक्वायरमेंट है इसकी। फॉर इट्स ग्रोथ, इट ग्रोज बेस्ट ऑन ब्लैक एंड एलुवियल सॉइल, ये सबसे बेस्ट रहती है ब्लैक सॉइल पे एंड एलुवियल सॉइल पे। चाइना, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील, इजिप्ट आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द कॉटन। इट इज़ वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल फॉर द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। It is the raw material of cotton textile industries. In the world first industrial revolution टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ ही हुई थी। पूरे विश्व में ब्रिटेन में सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई थी, और वो उसमें सबसे शुरुआत जो हुई थी जिसमें हुई थी वो कॉटन ही आपका रॉ मटेरियल था, यानी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ पे सबसे पहले विश्व में औद्योगिक क्रांति हुई, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। जूट, जूट वाज ऑल्सो नोन एज द गोल्डन फाइबर, जूट को क्या कहा जाता है, गोल्डन फाइबर कहा जाता है। इट ग्रोज वेल ऑन
alluvial soil and requires high temperature, heavy rainfall and humid climate. इसके लिए एलुवियल सॉइल की ज़रूरत पड़ती है और रिक्वायर्स होती है हाई टेम्परेचर की और हैवी रेनफॉल। जूट के लिए हैवी रेनफॉल चाहिए और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, नमी वाला क्लाइमेट में हमारे वातावरण में नमी होनी चाहिए। दिस क्रॉप इज ग्रोन इन द ट्रॉपिकल एरियाज। इंडिया एंड द बांग्लादेश आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ जूट इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में लीडिंग प्रोड्यूसर्स ओनली इंडिया एंड पाकिस्तान ही हैं। कॉफ़ी रिक्वायर्स वार्म एंड वेट क्लाइमेट। कॉफ़ी के लिए हमें थोड़ा सा गर्म और वेट क्लाइमेट ज़रूरत पड़ती है। एंड वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल। और कौन सी सॉइल होनी चाहिए? लोमी सॉइल में ये सबसे अच्छी प्रोड्यूस होती है। हिल स्लोप्स आर मोर सुटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ दिस क्रॉप। हिली स्लोप्स, ढलानों में, जो पहाड़ी क्षेत्र के ढलानी एरिया होते हैं उनमें ये क्रॉप्स बहुत अच्छी तरह होती है। ब्राज़ील इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर फॉलोड बाई कोलंबिया एंड इंडिया। इंटायर वर्ल्ड में सबसे आगे ब्राज़ील है, उसके बाद कोलंबिया एंड इंडिया। टी इज़ द बेवरेज क्रॉप। टी होती है एक पीने वाली क्रॉप्स ग्रोन ऑन प्लांटेशंस। दिस रिक्वायर्स cool climate and well distributed high rainfall throughout the year for the growth of its tender leaves. Its need well drained loamy soil and the gentle slopes. Labor is large number is required to pick the leaves. अब इसमें बहुत ज़्यादा लेबर की मात्रा पड़ती है, यानी श्रमिकों की, मजदूरों की ज़रूरत पड़ती है पत्तों को तोड़ने के लिए। कीनिया, इंडिया, चाइना, श्रीलंका प्रोड्यूस द बेस्ट क्वालिटी टी इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट टॉपिक एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। तो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट रेफर्स टू एफर्ट्स मेड इन इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन इन ऑर्डर टू मीट द ग्रोइंग डिमांड ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। अब एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट से मतलब यहाँ पे हमें एक पूरे वर्ल्ड में, एंटायर वर्ल्ड में जो इंक्रीजिंग डिमांडेड हो रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमें प्रोडक्शन को बढ़ाने की ज़रूरत है। इस तरह की कुछ चीज़ें जिससे हमारा प्रोडक्शन और अच्छा हो सके। तो दिस कैन बी अचीव्ड इन मैनी वेज। और ये अचीव करने की बहुत सारे रास्ते हैं, मैनी वेज सच एज इंक्रीजिंग द क्रॉप्ड एरिया। उसमें नंबर 1 पे आता है इंक्रीजिंग द क्रॉप्ड एरिया। आपका यानी क्रॉप्ड एरिया को बढ़ाना। द नंबर ऑफ क्रॉप्स ग्रोन, ज़्यादा से ज़्यादा फसलों को उगाना। इम्प्रूविंग इरीगेशन फैसिलिटीज़, इम्प्रूव करना। सिंचाई, पानी से रिलेटेड जितनी फैसिलिटीज़ उनको इम्प्रूव करना। यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड हाई यील्डिंग वेराइटी, और फर्टिलाइजर्स का यूज़ करना और अच्छे अच्छे सीड्स का यूज़ करना। मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इज आल्सो अनदर एस्पेक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। अब एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में अगर देखा जाए तो सबसे मेन होता है आपका एक मैकेनाइजेशन, उसको फॉलो करना। द अल्टीमेट एम ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इज़ टू इंक्रीज फूड सिक्योरिटी। अब इसका निश्चित रूप से एग्रीकल्चर जो डेवलपमेंट है उसका मेन मकसद है, टारगेट है कि फूड सिक्योरिटी, जो कि एक ऐसा ग्रुप है पूरे इंटायर वर्ल्ड में जो पॉवर्टी लाइन से नीचे रहता है, उनके लिए फूड सिक्योरिटी को निश्चित करना कि हर किसी तक खाना पहुँचे, भोजन पहुँचे। सॉरी। Agricultural has developed at different places in different parts of the world. Developing countries with large population usually practice intensive agriculture where crops are grown on a small holding mostly for subsistence. Large holding are more suitable for commercial agriculture. आज भी बहुत से बड़े देशों में डेवलपिंग कंट्रीज विद लार्ज पॉपुलेशन, जो विकासशील देश हैं, एग्जाम्पल फॉर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये क्या डेवलपिंग कंट्रीज है। यहाँ पे अभी भी जो मोस्टली पॉपुलेशन है वो हमारे स्मॉल होल्डिंग्स यानी छोटे छोटे प्लाट्स पे ही एग्रीकल्चर कर रही है। जो लार्ज होल्डिंग आर मोर सुटेबल फॉर कमर्शियल एग्रीकल्चर, उनमें जो बड़े बड़े प्लाट्स पे एग्रीकल्चर कमर्शियल पर्पज से करते हैं उसमें यूएसए, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया। विद द हेल्प ऑफ 2 केस स्टडी ऑफ फॉर्म्स। अब हम यहाँ पे 2 फॉर्म के स्टडी के 2 केस पढ़ेंगे वहाँ पे और समझने की कोशिश करेंगे एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के बारे में, अबाउट एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। वन फॉर्म फ्रॉम इंडिया एंड द अदर फ्रॉम द यूएसए। लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट एग्रीकल्चरल इन द डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्री। और हम समझने की कोशिश करेंगे एक विकासशील और विकसित देशों के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में। द फॉर्म ऑफ इंडिया, इंडिया के एक फॉर्म का स्टोरी यहाँ पे दिया गया है। तो लेट अस स्टार्ट। देयर इज ए स्मॉल विलेज आदिलाबाद इन गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश।
उत्तर प्रदेश का एक जिला है गाजीपुर, वहाँ पे एक गांव है आदिलाबाद, वहाँ की ये स्टोरी है। मुन्ना लाल इज ए स्मॉल फार्मर इन दिस विलेज हु हैज़ फार्मलैंड ऑफ अबाउट 1.5 हेक्टेयर्स। एक किसान है जिसके पास 1.5 हेक्टेयर लैंड है। हिज हाउस इज इन द मेन विलेज। ही परचेज हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड्स फ्रॉम द मार्केट एवरी अल्टरनेट ईयर्स। वो मार्केट से एक साल बाद छोड़ हाई यील्डिंग वेराइटीज सीड्स खरीदता है मार्केट से, यानी हर तीसरे साल एक साल छोड़ के। द लैंड इज़ फर्टाइल एंड ही ग्रोज एटलीस्ट 2 क्रॉप्स इन ए ईयर। और इस तरह से उसकी जो लैंड है वो फर्टाइल रहती है और वो साल में 2 क्रॉप कर लेता है, विच आर नॉर्मली वीट और राइस एंड पल्सेज। उनमें आपकी वीट और राइस और पल्सेज है। द फार्मर टेक एडवाइस ऑफ हिज फ्रेंड्स एंड एल्डर एज वेल एज गवर्नमेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर। उसका एक दोस्त है जो कि गवर्नमेंट एक ऑफिसर भी है, उससे वो कुछ एडवाइस लेता है। तो ही टेक्स ए ट्रैक्टर ऑन रेंट फॉर प्लगिंग हिज फील्ड। वो एक ट्रैक्टर लेता है किराए पे अपने फील्ड को जोतने के लिए, प्लगिंग करने के लिए। दो सम ऑफ हिज फ्रेंड्स स्टिल यूज ट्रेडिशनल मेथड ऑफ यूजिंग बुलक्स फॉर प्लगिंग। और उसके कुछ दोस्त हैं वो ट्रेडिशनल मेथड से बुलक की मदद से खेतीबाड़ी करते हैं। देयर इज ए ट्यूबवेल इन द नियर बाई फील्ड विच ही टेक्स ऑन द रेंट ऑन इरीगेट हिज फील्ड। और ट्यूबवेल है उसके खेत के पास में, जहाँ वह किराए पे वहाँ से पानी लेता है अपनी इरिगेशन सिंचाई के लिए। ओके। मुन्ना लाल ऑल्सो हैज़ 2 बुलक्स एंड फ्यू हैंस। मुन्ना लाल के पास 2 बुलक्स हैं एंड कुछ हैंस हैं, मुर्गी हैं। ही सेल मिल्क इन द कोऑपरेटिव स्टोर्स लोकेटेड इन द नियर बाई टाउन्स। उसके पास कुछ दूध भी होता है, तो वो कोऑपरेटिव स्टोर में जाके जो कि उसके टाउन के पास है वहाँ पे वो बेचता है। ही इज़ ए मेंबर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी विच आल्सो एडवाइज हिम ऑन द टाइप ऑफ फॉडर फॉर हिज एनिमल्स। अब वो कोऑपरेटिव्स का मेंबर भी है, तो वो उसे एडवाइस करते हैं कि वो अपने एनिमल्स के लिए फॉडर टाइप की फसल को ग्रो अप करे। सेफ्टी मेजर्स टू प्रोटेक्ट हिज हेल्थ ऑफ द लाइव स्टॉक एंड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशंस। और उसे कुछ और भी उसके जो लाइव स्टॉक है उसकी हेल्थ के लिए, उसके प्रोटेक्ट के लिए कुछ उन्हें चीज़ें बताते हैं, और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशंस के लिए भी उसे एडवाइस करते हैं। ऑल द मेंबर ऑफ द फैमिली हेल्प हिम इन वेरियस फॉर्म्स एक्टिविटीज़। समटाइम्स ही टेक्स क्रेडिट फ्रॉम ए बैंक और द एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी टू बाय HY सीड्स एंड इम्प्लीमेंट्स। उसकी जो फॉर्म में एक्टिविटीज़ हैं यानी खेतीबाड़ी करता है, उसके घर के सारे मेंबर उसकी मदद करते हैं। समटाइम्स ही टेक्स क्रेडिट, कभी कभी वो बैंक से क्रेडिट भी कुछ रुपए ले लेता है अपने HY सीड्स के लिए, जो हायर यील्डिंग वैरायटी सीड्स हैं वो करने के लिए, खेत में डालने के लिए। तो ही सेल हिज प्रोड्यूस इन द मंडी लोकेटेड इन द नियर बाई टाउन्स सिंस मेजोरिटी ऑफ द फार्मर्स डू नॉट हैव लेक स्टोरेज फैसिलिटीज़। और जो क्या करता है वो पास में एक मंडी है उसके टाउन के वहाँ पे उसको बेचता है। सिंस मेजोरिटी ऑफ द फार्मर्स डू नॉट हैव लेक, अब जो वहाँ पे मेजोरिटी फार्मर्स की उनके पास पर्याप्त स्टोरेज की सुविधा नहीं है, तो दे आर फोर्स टू सेल द प्रोड्यूस इवन व्हेन द मार्केट इज़ नॉट फेवरेबल टू देम। इसलिए उन्हें फोर्स किया जाता है कि वो अपने सामान को प्रोड्यूस को बेच दे, जो कि उस समय उनके फेवरेबल जो प्राइस होती वो नहीं मिलती है। तो अगर उनके पास फैसिलिटीज होती तो जब हाई प्राइस होती तो वो बेच के और उससे कुछ लार्ज अमाउंट पे अपना कुछ प्रॉफिट कर सकते थे, लेकिन फैसिलिटी ना होने की वजह से वो बेमन से उस चीज़ को मार्केट में बेच देते हैं। इन रिसेंट ईयर्स द गवर्नमेंट हैज़ टेकन सम स्टेप टू डेवलप स्टोरेज फैसिलिटीज़। और हाल ही के वर्षों में गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे स्टेप्स उठाए हैं स्टोरेज फैसिलिटीज़ से रिलेटेड किसानों की। चलिए, ए फॉर्म इन द USA, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। द एवरेज साइज ऑफ ए farm in the USA is much larger than that of an Indian farms. A typical farm size in the USA is about 250 hectares. The farmer generally reside in the farm. Some of the major crops grown are corn, soybean, wheat, cotton and sugar beet. यहाँ पे जो एवरेज साइज है वो 250 हेक्टेयर्स है मोस्टली किसानों का, जो कि वो अपने जहाँ फर्म है, लैंड है, वहीं पे वो रहते भी हैं उसी फर्म में। और जो मेन फसल हैं जो उगाते हैं वो मक्का है, सोयाबीन है,
गेहूं है, आपका कॉटन है, ये इस तरह की उगाते हैं। उनमें एक किसान है जॉय हॉर्न, ए फार्मर इन द मिड वेस्ट यूएसए का किसान है इन द लोआ स्टेट ऑन्स अबाउट 300 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड, जिसकी 300 हेक्टेयर्स फील्ड्स है। ही ग्रोज कॉर्न ऑन हिज फील्ड आफ्टर मेकिंग श्योर द सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेज मीट द नीड्स ऑफ द क्रॉप। वो ग्रोन करने से पहले सारी चेकिंग करता है अपने रिसोर्सेज को, वाटर को की ज़रूरत है कि नहीं, पानी को कितनी ज़रूरत है। तो एडिकेट वाट मेजर्स आर टेकन टू कंट्रोल पेस्ट्स दैट कैन डैमेज द क्रॉप्स। उसके ये एडिकेट मेजर्स सिर्फ इसलिए हैं कि उसकी फसल को आगे चल के डैमेज ना हो। From time to time, he sends the soil sample to a soil testing laboratory to check whether the nutrients are sufficient or not। और समय समय पे वो अपने लैंड्स की जो सॉइल है उसको समय समय पे लेबोरेटरी में भी भेजता रहता है, देखता है कि उसमें वो पर्याप्त फर्टाइल है कि नहीं है। द रिजल्ट हेल्प जॉय ऑन टू प्लान ए साइंटिफिक फर्टिलाइजर्स प्रोग्राम। रिजल्ट जो जॉय जॉय हॉर्न है वो एक साइंटिफिक फर्टिलाइजर्स प्रोग्राम में शामिल होता है। हिज कंप्यूटर इज लिंक टू दी सैटेलाइट विच गिव्स हिम ए प्रिसाइज पिक्चर ऑफ हिज फील्ड्स। और वो उससे जुड़े होने की वजह से वो कंप्यूटर लिंक्ड है उसके सैटेलाइट से, और अगर कहीं पे भी कोई खराबी उसकी फसल में तो वो पिक्चर भेजता है सैटेलाइट। दिस हेल्प हिम टू यूज केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स वेयर एवर दे आर रिक्वायर्ड। और पिक्चर्स भेजने के बाद उसे जहाँ लगता है कि फसल कहीं ख़राब हो रही तो वहाँ पे वो पेस्टिसाइड्स का फर्टिलाइजर्स का यूज़ करता है। ही यूजेस ट्रैक्टर्स, सीड ड्रिल्स, लेवरल, कंबाइंड हार्वेस्टर एंड थ्रेसर्स टू परफॉर्म वेरियस एग्रीकल्चर ऑपरेशंस। अपने फील्ड्स को कंप्लीट करने के लिए इन सारी चीज़ों का वो यूज़ किया था। एक ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन द ऑटोमेटेड ग्रेन स्टोरेज और डिस्पैच्ड टू मार्केट एजेंसीज। और यहाँ पे उसके पास ऑटोमेटिक ग्रेन स्टोरेज है, या फिर मार्केट की जो एजेंसीज हैं वो डिस्पैच कर दिया जाता है इसका जितना भी ग्रेन होता है वो। द फार्मर यूएसए वर्क्स लाइक ए बिजनेसमैन एंड नॉट लाइक ए पीजेंट फार्मर। जो यूएसए के फार्मर है वो एक बिजनेसमैन की तरह डील करते हैं, ना कि एक किसान की तरह। तो आपने देखा कि किस तरह से एग्रीकल्चर चैप्टर में अमेरिका और भारत का एग्जांपल दिया। भारत में पॉपुलेशन अधिक होने की वजह से जो हमारी ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर फील्ड है वो लगातार क्या हो रही है, डिवीजन होता चला जा रहा है, छोटे छोटे प्लॉट्स होते जा रहे हैं। वहीं अमेरिका में एक एवरेज किसान के पास 250-300 हेक्टेयर फील्ड होते हैं, जो कि वो एक बिजनेसमैन की तरह उसको डील करते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट चैप्टर टुमारो वी विल स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर।